हम लोग इतिहास की बात करने वाले हैं, हिस्ट्री की बात करने वाले हैं। तो हमें जहाँ तक याद है, कल हम लोग ऋग वैदिक काल के बारे में पढ़ना शुरू किए थे। इस ऋग वैदिक काल के बारे में हमने बताया था कि वैदिक काल को जब वर्गीकृत किया गया, हम अपनी समझ के लिए किए, तो उसको हम ऋग वैदिक और उत्तर वैदिक कालों में बांटे। ऋग वैदिक का टाइम पीरियड है 1500 से 1000, उत्तर वैदिक का टाइम पीरियड है 1000 से 600 ईस्वी तक। फिर हमने देखा था कि ऋग वैदिक काल के किन किन आयामों का हमें अध्ययन करना है, जहाँ से हमसे प्रश्न पूछे जाएंगे पीटी कमेंट्स कहीं भी। तो हमने उसको क्लासिफाई किया था पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिकल, कल्चरल, इस तरह से। तो उसी ऋग वैदिक काल में हमने राजनैतिक इतिहास पढ़ा था। ऋग वैदिक काल का, ऋग वैदिक काल के राजनीतिक इतिहास कहने का मतलब ये है कि 1500 बीसी से लेकर के 1000 बीसी तक भारत की राजनीतिक दशा क्या थी, भारत की राजनीतिक स्थिति क्या थी, कल हम लोग बात कर चुके हैं। इसमें हमने देखा था कि राजनीति स्थापित रूप से शुरू हो गया, पॉलिटिक्स शुरू हो गया। अब ऑफिशियली कह सकते हैं या औपचारिक रूप से हमें राजनीति दिखाई देने लगता है। तो हम पिछले क्लास में बताए थे कि राजनीति वहीं पर होता है जब मनुष्य अर्थ पर नियंत्रण कर लेता है, अर्थशास्त्र पर या अर्थव्यवस्था जब उसका स्थापित हो जाता है, सुटेबल हो जाता है, ट्रैक पर हो जाता है, सारे काम इकोनॉमिक एक्टिविटी शुरू हो जाते हैं, तब वहीं से पॉलिटिक्स का जन्म होता है। काहे के लिए? तो उस अर्थतंत्र और संसाधनों पर नियंत्रण करने के लिए राजनीति की शुरुआत होती है। तो हम देखते क्या है कि 1500 बीसी से 1000 बीसी में राजनीति की शुरुआत भारत में हो गई। अब देखिए, कल हम बहुत सारे चीज पर बात किए थे कि राजा कौन होता था, राजनीति में कौन कौन चीज चाहिए। राजनीति की अगर हम बात करते हैं तो राजनीति में क्या क्या चाहिए? राजनीति में चाहिए राज्य, राजा, मंत्री और राज्य की संस्था। संस्था सामाजिक संस्था भी हो सकता है, प्रशासनिक संस्था भी हो सकता है और आर्थिक संस्था भी हो सकता है। संस्था का मतलब है ऑर्गेनाइजेशन। जैसे आज की सरकार के पास भी ऑर्गेनाइजेशन है, अपना मिनिस्ट्री है, उसका अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन है, उसके अलग अलग फॉर्म है। तो उसी तरह से किसी भी राज्य के लिए, दरअसल आधुनिक पॉलिटिकल साइंस में राज्य की परिभाषा में क्या कही गई है? राज्य की परिभाषा में 4 तत्वों की कल्पना की गई है। मॉडर्न पॉलिटिक्स में कहा गया कि राज्य में क्या होना चाहिए? तो राज्य में होना चाहिए भौगोलिक क्षेत्र, ज्योग्राफिकल टेरिटरी, यहां भी है भौगोलिक क्षेत्र। फिर क्या होना चाहिए? होनी चाहिए दूसरी सरकार, यहां भी सरकार है, उसके जगह पे है राजा। फिर क्या होना चाहिए? फिर क्या होना चाहिए? संप्रभुता, सॉवरेनिटी। यहां पे भी संप्रभुता के लिए लड़ाई हो रही है, युद्ध किया जा रहा है। और क्या होना चाहिए? प्रजा या जनता। ये 4 चीज से मिलकर के राज्य बनता है और ये सब कुछ यहां पर भी है। तो जो मॉडर्न पॉलिटिक्स में जिस चीज को पॉलिटिक्स को डिफाइन किया गया है, ये पॉलिटिक्स ऋग वैदिक काल से शुरू हो गया। क्लियर है? यहां भी राजा बनने लगे, यहां भी राज्य हो गया, यानी भौगोलिक क्षेत्र हो गया, सरकार हो गया, राजा हो गया। संप्रभुता के लिए राजा और उसके मंत्री हैं, और जनता जनार्दन यहां भी है, जो सभा समिति के माध्यम से चुनती है उसको। और इस शासन को चलाने के लिए, सरकार की शासन को चलाने के लिए यहाँ पर संस्था है। तो जो पॉलिटिक्स ऋग वैदिक काल में भारत में शुरू हुआ, वो उत्तर वैदिक काल में आते आते और जटिल हो गया। क्या क्या जटिल हुआ, कैसे कैसे बदलाव हुआ, अब हम बात करने वाले हैं आगे की कड़ी की। आगे की कड़ी क्या है? तो आगे की कड़ी ये है कि ऋग वैदिक पीरियड में, यानी कि 1500 बीसी से लेकर के 1000 बीसी तक आपने राजनीतिक स्थिति देखी। कहाँ की? भारत की। तो क्या संपूर्ण भारत की
पता चलेगा नहीं, सिर्फ भारत के इस क्षेत्र की, संपूर्ण भारत की राजनीति की बात नहीं की अभी आप, क्योंकि इस समय आर्य संपूर्ण भारत में नहीं फैले हुए हैं। इधर द्रविड़ियन है, इधर दास दस्यु हैं या दूसरे कम्युनिटी है जो आदिम जनजाति, वो जनजाति है। तो पूरे भारत में अभी इनका राज्य नहीं बना है। राज्य का या पॉलिटिक्स की शुरुआत, ये जो पॉलिटिक्स आपको दिखाई देता है यहाँ पे शुरू हो चुका है। अब ये पॉलिटिक्स आगे बढ़ रहा है और उत्तर वैदिक काल में यानी कि 1000 बीसी से लेकर के 600 बीसी तक अब पॉलिटिक्स चेंज हो गया है। यही राजनीतिक स्थिति अब फैल करके यहां तक आ गया है। यानी कि अब अगर राजनीति की आप बात करेंगे तो सिर्फ इतने क्षेत्रों तक नहीं बात करेंगे, ये संपूर्ण क्षेत्र अब राजनीति के चपेट में आ गया है। भारत की राजनीति अब यहां से लेकर के ये संपूर्ण क्षेत्र में फैल गया है। विकास पवार कुछ पूछना चाहते हैं, बोलो। आर्य आए नहीं थे, आर्य यहीं पर थे। जैसे आप ऐसे समझ लो, ऐसे समझ लो, आप शहर में रह रहे हैं, तो क्या शहर में आप अकेले हैं? इसी शहर में पॉलिटिशियन भी है, इसी शहर में लेबर भी है, इसी शहर में टीचर भी है, इसी शहर में कुछ ऐसे निकम्मे निठल्ले लोग भी हैं जो नशा करके गिरे पड़े रहते हैं सड़क पे। सभी लोग हैं। इसी शहर से एक व्यक्ति निकलता है और राजा बन जाता है, हीरो बन जाता है, आईएएस बन जाता है, इंडस्ट्रियलिस्ट बन जाता है, और बाकी वहीं पे रहते हैं। समझ में आया? तो ये जो वैदिक घाटी, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग हैं वो कहीं गए नहीं है। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग कोई आर्यों से अलग नहीं है, सब वही लोग हैं। लेकिन इनका नस्ल, इनका लुक, इनका धार्मिक आचरण, इनका सांस्कृतिक व्यवहार इनसे अलग है। जो और लोग हैं उनसे अलग है। जैसे आप ऐसे समझ लो, मान लो आप स्कूल या कॉलेज या ऑफिस में काम करते हो। अब उस संस्था में, उस प्लेटफॉर्म में काम करने के दौरान सभी लोग मिल करके रहते हैं वहां पे, लेकिन सबका अपना अपना अलग अलग प्रैक्टिस है। कोई किसी दूसरे धर्म को मानता है, किसी का दिन में सोने का आदत है, रात को जगने का आदत है, कोई कम हाइट का है, कोई काला रंग का है, मतलब विविधता मिलता है। तो भारत की इस भूमि में शुरू से ही विविधता रही है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे जो लोग हैं वो सिर्फ आदिम जनजाति के ही लोग हैं, जो हमारे अक्सर पॉलिटिकल माइलेज पाने के लिए और गेन पाने के लिए ये तर्क दिया जाता है। टीवी डिबेट में देखे होंगे कि यहाँ के जो मूलवासी हैं वही सिर्फ यहाँ के भारत के हैं, बाकी जो आर्य हैं जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये सब बाहर से आए हैं। आर्य का मतलब ये चारों ही हैं, क्या ब्राह्मण, क्या वैश्य, क्या शूद्र, क्या क्षत्रिय, सब के सब आर्य ही हैं। उसी एक परिवार से अलग अलग क्लासिफिकेशन हो गया है। जब हम लोग सामाजिक स्थिति पढ़ेंगे वैदिक काल का तो आपको क्लियर होगा ये चीज, परेशान मत होइए। सब यहीं पर है, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो आर्यों से मैच नहीं खाते हैं, यानी उनका व्यवहार, सांस्कृतिक व्यवहार, पॉलिटिकल एक्टिविटी, उनसे उनको लेना देना नहीं है। वो अपना सेपरेट व्यवस्था रखे हुए हैं। नहीं, जैसे आप अपने ही राज्य भारत में देखो, भारत में, पूरे भारत में किसकी राज्य है भाई? तो भारतीय जनता पार्टी की। पूरे भारत के क्या सभी राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार है? पता चलेगा कि नहीं। 16-17 गांव में उसकी है, तो बाकी में कांग्रेस की है, तो इसकी है, तो उसकी है ना। लेकिन सब हैं एक ही साथ में। तो सेम सिचुएशन यहां पर भी है। पॉलिटिक्स जो शुरू हुआ था, जो सरल पॉलिटिक्स था, जो राजा का चयन किया जाता था, समिति के लोग चयन करके राजा बनाते थे, वो राजनीतिक व्यवस्था अब जटिल होने लगी, उसमें बदलाव होने लगा। राजा की महत्वाकांक्षा जगी कि अब हमारा ही वंश हमेशा राजा बने, अब हम ही इस सत्ता का भोग करें, अब हम ही सबसे सुप्रीम पावर रखें और सभी लोग हमको टैक्स ला करके दें और हम उससे अपना जीवन निर्वाह करें और सबकी सुरक्षा करें। रक्षा करने का दायित्व तो यहाँ से, अब यहीं से क्षत्रिय कम्युनिटी का कॉन्सेप्ट शुरू हो जाएगा। अभी तक से कोई ब्राह्मण नहीं, कोई क्षत्रिय नहीं, कोई वैश्य नहीं, कोई शूद्र नहीं, जिसमें जो योग्यता थी
वो उस अनुसार से वहां पे सेट कर दिया जाता था। लेकिन उत्तर वैदिक काल में आते आते यानी 1000 बीसी से 600 बीसी के आते आते अब अलग क्षत्रिय, अलग ब्राह्मण, अलग वैश्य, अलग शूद्र शुरू हो जाए, क्योंकि पॉलिटिकल डिमांड यही है। इकोनॉमिकल सेफ गार्ड या इकोनॉमिकल सिक्योरिटी, आर्थिक सुरक्षा के लिए वो करना जरूरी है। ये शौक से नहीं किया गया, ये जरूरत था, ये एक प्रयोग था, संजोग नहीं था। ये जो वर्ण व्यवस्था और जाति व्यवस्था है ये एक प्रयोग था, प्रयोग, कोई संजोग नहीं था कि ला करके थोप दिया गया और हम और आप इसको ढो रहे हैं, नहीं, ये पूरी तरह से प्रैक्टिकल चीज था और जरूरी भी था उस समय। क्यों जरूरी था हम आगे पढ़ेंगे। तो अब हम बात करते हैं 1000 बीसी से 600 बीसी की पॉलिटिक्स पर, कि 1000 से 600 बीसी में क्या पॉलिटिकल बदलाव हुआ। पिछले क्लास में हमने पॉलिटिक्स कैसे शुरू हुआ, क्या क्या पॉलिटिकल एक्टिविटी होता था, आपको पता चल गया। याद रखिए, ऋग वैदिक काल में 1500 से 1000 बीसी में आपने दशराग युद्ध देखा था ना, याद है ना। दशरागी युद्ध कहां पे हुआ था? दशरागी युद्ध कहां पे हुआ था और किसके किसके बीच हुआ था? कौन कौन से कबीले के बीच में हुआ था? स्वीटी, सुभद्रा, कोई तो बताओ। पवार, कहां हुआ था? स्वीटी है कि नहीं है? स्वीटी तो है। सब साइलेंट हो गया, ठीक है। तुम लोग ध्यान से नहीं पढ़ रहे हो, इसका मतलब यही ना गलती करते हैं आप लोग। क्लास कर लेते हैं, उसके बाद भी आप लोग को याद नहीं रहता है। तो दशराग युद्ध हुआ था पाकिस्तान के कहां पे? पंजाब प्रांत के पुरुषणी नदी यानी रावी नदी के किनारे। किसके किसके बीच में हुआ था? पुरुकुत्स और सुदास के बीच में। जो भरत कबीले का मुखिया था सुदास और इधर का मुखिया था पुरुकुत्स, उसके बीच में हुआ था, ठीक है। तो यहाँ पे एक युद्ध देखने को मिला था ऋग वैदिक काल में। अब इस समय होगा महाभारत का युद्ध। जो आप महाभारत देखते हैं, महाभारत देखे हैं ना, तो पॉलिटिकल एम्बिशन कैसे चरम पे गया था ऋग वैदिक काल में, वो दशराग युद्ध से पता चलता है। जब एक तरफ एक कबीला और बाकी कबीले एक तरफ और मिल करके दोनों आपस में लड़े थे। तो दूसरा फिर पॉलिटिकल एम्बिशन यानी कि राजनीतिक महत्वाकांक्षा का चरम दिखता है महाभारत का युद्ध, जिसमें इस धरती के जितने भी कबीले थे, जितने भी राजवंश थे, ये एक तरह से प्रथम विश्व युद्ध की तरह, द्वितीय विश्व युद्ध की तरह था। जितने भी राज्य थे छोटे बड़े, सब के सब महाभारत के युद्ध में यानी कौरवों और पांडवों के युद्ध में शामिल हुए थे। और इस युद्ध में ब्रह्मास्त्र का भी प्रयोग किया गया था। समझ लो कि न्यूक्लियर बम का यूज किया गया था महाभारत के युद्ध में। ब्रह्मास्त्र अगर एक बार छूट जाता है तो फिर वापस नहीं आता है। तो इस युद्ध में न्यूक्लियर वेपन का भी इस्तेमाल किया गया था। लाखों के लोग मारे गए थे। कब? उत्तर वैदिक काल में। समझ में आया? अब यहां की पॉलिटिकल सिचुएशन क्या है? स्वीटी कहां चली गई? ये लोग कैसे पढ़ेगा, हमको समझ भी तो संभाल नहीं पा रहे हैं। चलिए अब हम अपने टॉपिक पर आते हैं। 5 मिनट का ब्रेक हुआ। हमने ये बोला कि 1500 बीसी से 1000 बीसी में जो राजनीतिक स्थिति या पॉलिटिकल स्थिति का निर्माण यहाँ पे हुआ था, वो अब उत्तर भारत के संपूर्ण क्षेत्र को अपने में आच्छादित कर लिया। याद कीजिए, आपने जो कल की राजनीतिक स्थिति पढ़ी थी उसमें क्या स्थिति था? राजा एक कबीला का मुखिया होता था जिसको चुन करके बैठाया जाता था, न कि वो पैदाइशी राजा होता था, न तो वंशानुगत राजा होता था। एक कबीले के लोग जो एक कुल के होते थे, जिनके बीच एक रक्त संबंध होता था, कहीं ना कहीं आपस में उनकी नातेदारी रिश्तेदारी होती थी। वही लोग अपने बीच से जो शक्तिशाली था, जो बुद्धि से तीक्ष्ण था, जो सक्रिय था, चुस्त दुरुस्त था, उसको राजा बनाते थे, जिसमें कई गुण होते थे, चुन करके राजा बनाते थे। उसको सहयोग करने के लिए कुछ ऑर्गेनाइजेशन थी, जैसे सभा, समिति, विदत। उसके लिए कुछ अधिकारी भी थे। न्याय व्यवस्था की शुरुआत हो चुकी थी, पुलिसिंग शुरू हो चुका था।
लेकिन रेवेन्यू का कॉन्सेप्ट अभी भी नहीं आया था, राजस्व संग्रहण अभी भी नहीं होता था, उस समय भी नहीं होता था। उपहार के रूप में लोग खुशी से, शौक से राजा को दे देते थे कुछ, उसको कहा जाता था बलि। बलि का मतलब ही होता है सेक्रीफाई करना। बलि का मतलब ये नहीं होता है कि किसी का वध किया जाए वही बलि है। बलि का मतलब होता है सेक्रीफाई करना। आपको जो चीज प्यारा है उससे उसको किसी को दे दीजिए, उससे विरक्त हो जाइए, उससे दूर हो जाइए, यही है बलि। जैसे आज हम लोग हर दिन अपने गृह कर्मकांड में बलि देते हैं। कैसे देते हैं? तो चावल का एक दाना प्रसाद के रूप में चढ़ा देते हैं, वो बलि है। मंदिर जाते हैं, 1 रुपया दान में दे दिए, वो भी बलि है। कोई बहुत ज्यादा बलि का शौकीन है तो पशु को ले जाकर के किसी के नाम पर, ईश्वर के नाम पर, अल्लाह के नाम पर, भगवान के नाम पर उसकी वध करता है, वो भी बलि है। तो ये बलि शौक से दिया जा रहा है, लेकिन परमानेंट सिस्टम नहीं है। जैसे अभी है कि राज्य को कर चाहिए, टैक्स चाहिए प्रजा से, ताकि राज्य को संचालित किया जा सके। यहाँ पे अभी ये कॉन्सेप्ट नहीं है, उपहार स्वरूप दिया जा रहा है। कब? ऋग वैदिक काल में। तो ऋग वैदिक काल के ये सारे प्रैक्टिस कंटिन्यू रहे। कब? उत्तर वैदिक काल में। हमने देखा था ऋग वैदिक काल में 10 राग युद्ध हुआ था, 10 राजाओं का युद्ध हुआ था। एक तरफ सुदास था, दूसरे तरफ पुरुकुत्स था, और दोनों के बीच में संप्रभुता के लिए, प्रभुसत्ता के लिए लड़ाई हुआ, जिसमें सुदास जीता और वैदिक पीरियड का, इस क्षेत्र का सबसे बड़ा राजा हुआ। ये परंपरा आगे भी चलता रहा और उत्तर वैदिक काल में हुआ महाभारत का युद्ध, जो आप लोग पुराणों में पढ़ते हैं और टीवी सीरियल में देखते हैं। जिस महाभारत की रचना वेद व्यास ने की, उस महाभारत का युद्ध होता है यहाँ पर 950 BC में। यही राजनीतिक महत्वाकांक्षा का चरम है। राजनीतिक महत्वाकांक्षा यहां से शुरू हुआ। तो ये समझ सकते हैं, कह सकते हैं कि दुनिया का प्रथम विश्व युद्ध ये था और दूसरा विश्व युद्ध ये था, क्योंकि इस युद्ध में भी इस धरती पे जितने भी राजा थे उस समय, चाहे कहीं के भी हो, सब के सब प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से महाभारत के युद्ध में पार्टिसिपेट किए थे। एक तरफ कौरव थे, एक तरफ पांडव थे। कौन थे कौरव और पांडव हम आगे देखेंगे, वो सब यहाँ पे आज आपको पता चल जाएगा। कहाँ से आ गए कौरव, कहाँ से आ गए पांडव, क्या वो मीथ है, क्या वो कल्पना है, पता चलेगा नहीं। वो एक कबीला था, एक गुट था, जो बाद में राजतंत्रीय व्यवस्था में फिट हो गया था। चलिए आगे देखते हैं। बात कर रहे हैं हम 1000 BC से 600 BC की राजनीतिक स्थिति की। हमने पिछले क्लास में राजनीति में पढ़ा था राजा के बारे में। यहां भी बात करेंगे राजा के बारे में। कौन है राजा, राजा के कर्तव्य क्या है, यहां भी पढ़े थे, यहां भी पढ़ेंगे राजा के कर्तव्य क्या है। फिर देखेंगे राजा का सहयोग करने के लिए कौन कौन से तंत्र हैं, अधिकारी हैं, यहां भी पढ़ेंगे। अधिकारी एवं संस्था, अधिकारी संस्था, ये सब के सब चीज यहां पे हम बात करने वाले हैं। जो चीज आप यहां पे देखे थे, इसी में परिवर्तन थोड़ा सा देख लीजिए। उत्तर वैदिक काल का पॉलिटिक्स आपको समझ में आ जाएगा। और जब भी आंसर राइटिंग करेंगे आप, किसी भी कालखंड के बारे में पूछे, आपका आंसर राइटिंग में थोड़ी सी पहले की बात होनी चाहिए और थोड़ी सी एडवांस बातें होनी चाहिए, तब जाकर के आपका आंसर संतुलित होता है। अब यहाँ के पॉलिटिक्स में क्या है, यहाँ के पॉलिटिक्स में जबरदस्त बदलाव आया लोहे के प्रयोग से। दरअसल उत्तर वैदिक काल में भारत के इस क्षेत्र में लोहे को खोज लिया गया, लोहे का आविष्कार हो गया। ये लोहे का आविष्कार एक क्रांतिकारी रेवोल्यूशनरी चेंज लाया। आप देखेंगे जब जब जिस युग में कोई ऐसा इन्वेंशन किया गया है जो लोग को प्रभावित करता है, बहुसंख्यक आबादी को प्रभावित करता है, वो रेवोल्यूशन के रूप में काम आता है। जैसे अभी के समय में देखें तो सूचना एवं संचार टेक्नोलॉजी, आईटी अभी के समय का सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी है, सबसे फ्रूटफुल टेक्नोलॉजी है। आप कहीं भी देखिए, हर एक काम में आईटी का यूज किया जा रहा है। और आईटी की वजह से इकोनॉमी, साइंस, हर एक चीज में, समाज में इतना तीव्र गति से बदलाव आ रहा है कि आज का टेक्नोलॉजी एक दिन के बाद पुराना हो जा रहा है इस आईटी की वजह से। तो लोहे के आविष्कार ने मानव के राजनीतिक जीवन, सामाजिक जीवन, आर्थिक जीवन, सब में क्रांतिकारी परिवर्तन लाया। ये लोहे का आविष्कार या लोहे का प्रयोग आर्यों ने करना सीख लिया। अभी लोहे के आविष्कार से
ये भारत के शेष भूमि को विजय करना शुरू कर दिए, आपस में लड़ने लगे। अब कबीला के मुखिया बनकर के ही नहीं रहना चाहते थे, बल्कि अब वो अपने भौगोलिक क्षेत्र निर्धारित कर लिए और उस क्षेत्र में अस्थायी रहने लगे। लोहे के आविष्कार के आने से ये इनका परमानेंट जीवन शुरू हो गया। जो कल तक शिफ्टिंग लाइफ जीते थे कि आज यहाँ पे है कल वहां पे है, ऋग वैदिक काल में 1 महीना यहाँ रहे, फिर यहाँ के संसाधनों का उपयोग करने के बाद दूसरे जगह चले गए, फिर तीसरे जगह चले गए, ऐसे शिफ्ट होते रहते थे सप्त सिंधु क्षेत्र में ही। लेकिन जब लोहे का आविष्कार हो गया देन इनका खेती शुरू हो गया। अब ये रोपण कृषि शुरू कर दिए और रोपण कृषि करने से क्या हुआ, इनका जीवन अस्थायी हो गया क्योंकि उत्पादन होने लगा, सरप्लस उत्पादन हुआ, उसको रख लिए, स्टोरेज कर लिए और इस तरह से इनका लाइफ सेटल हो गया। अब इस लोहे के प्रयोग ने इनको एक और चमत्कारिक औजार प्रदान कर दिया। अब इनके जो हथियार या अस्त्र शस्त्र थे, ये अस्त्र शस्त्र इनके लिए राजनीतिक महत्वाकांक्षा को पूरा करने में भरपूर सहयोग किया। आर्यों ने लोहे की खोज कर ली और जो गैर आर्य थे उन पर अब इसके माध्यम से विजय हासिल करना शुरू कर दिया। यानी कि अब इनका जियोपॉलिटिक्स, भू राजनीति शुरू हुआ। भूमि को अपने कब्जे में, नियंत्रण में लेने का राजनीति का दौर शुरू हुआ। अब ये लोग परमानेंट जीवन व्यतीत करने लगे। इनको इस बात का अनुभव हो गया कि जितना ज्यादा भूमि का क्षेत्र हमारे राज्य में होगा हम उतने ही ज्यादा संपन्न होंगे, सुरक्षित होंगे, क्योंकि खाने के सामान और अन्य संसाधन हमको आसानी से मिल जाएगा। ये कॉन्सेप्ट उत्तर वैदिक काल से शुरू हो गया और उसके पीछे कारण था लोहे का प्रयोग या लोहे की खोज। लोहे का खोज मानव जीवन का एक क्रांतिकारी खोज था। इससे पहले अग्नि और उससे पहले अग्नि, उसके बाद पहिया और तीसरा लोहे का आविष्कार। ये 3 ऐसा रेवोल्यूशनरी इन्वेंशन था मानव का जो मानव को आज इस मुकाम पे पहुंचाया है। अगर इन तीनों को आज हटा दिया जाए तो मानव की सभ्यता धड़ाम से नीचे गिर जाएगी। आज भी अगर अग्नि को हटा दिया जाए, कल्पना करो अग्नि हटे जाए, कुछ बचेगा आपके पास? कुछ भी नहीं बचेगा। कल्पना करो पहिया हटे जाए, कुछ बचेगा आपके पास? कुछ भी नहीं बचेगा। लोहा हटा दो, हालांकि लोहे का आप सब्स्टिट्यूट आ चुका है, कई ऐसे मेटल आ चुके हैं जो लोहे के सब्स्टिट्यूट हैं, उससे हल्के हैं, उससे मजबूत हैं, लेकिन उस समय लोहे का आविष्कार एक रेवोल्यूशनरी इन्वेंशन था और इसने राजनीति को बल दिया, राजनीति को तेज किया, गति दिया। कैसे दिया? तो इसने लोहे के नए अस्त्र शस्त्र आर्य बनाने लगे और उसके माध्यम से दूर दराज के इलाकों पर हमला करने लगे। जो छोटे छोटे कबीले थे उन पर हमला करके उनको अपने में समाहित करने लगे, अपने में मिलाने लगे। इस तरह से पॉलिटिकल एक्सपेंशन शुरू हुआ। हमको उत्तर वैदिक काल के ब्राह्मण ग्रंथ, उसमें उल्लेख मिलता है कि इनका जो राजा था विदेथ माधव, वो गंडक नदी सदानीरा तक पहुंच गया था। यानी कि आर्यों का विस्तार बिहार में गंडक नदी तक हो गया था उत्तर वैदिक काल आते आते। अब आर्य सिर्फ सप्त सिंधु क्षेत्र में नहीं थे, बल्कि सप्त सिंधु क्षेत्र से लेकर के बिहार तक फैल गए। इनका पॉलिटिकल एक्सपेंशन हुआ और उसके पीछे कारण है लोहे और अग्नि का व्यापक प्रयोग। क्लियर है? कैसे राजनीतिक प्रसार हुआ, कैसे राजनीति जो यहां पे शुरू हुआ था अब संपूर्ण उत्तर भारत को अपने में समाहित कर लिया। अब लोगों की महत्वाकांक्षा जगी कि अधिक से अधिक भूमि हमारे नियंत्रण में हो, अधिक से अधिक क्षेत्र हमारे नियंत्रण में हो। जैसे ही यहां तक पहुंचे, इसके बाद ये पूरब नहीं गए, सदानीरा गंडक नदी तक ही इनकी सीमा रही। आर्यों की सीमा उत्तर वैदिक काल में यहीं तक रही और यहां पे पहुंच गया। समझ में आया? यहां तक अगर समझ में आ गया है तो बाकी की बात आगे करेंगे हम। ठीक है, वेरी गुड। आगे की कहानी एजाज अहमद आपको सुनाई दे रहा है? एजाज ये तो है, बोलता कहानी है। चलो, तो अभी तक से हमने ये देखा कि आर्य जो सिर्फ पश्चिम में थे, यहां पे थे, अब यहां से यहां पहुंच गए हैं, यहां तक पहुंच गए। ये गंडक नदी है, बिहार का गंडक नदी, इसको यहीं तक रखो, इधर मत करो, ये गंगा में आके मिल जाती है। ये गंगा नदी है, ऐसे ये गंडक नदी। यानी कि अब आर्य
की सीमा अफगानिस्तान से लेकर के गंडक नदी तक फैल गया है। ये सब आर्यों के क्षेत्र है। इधर हिमालय पर्वत है, हिमालय, इधर अफगानिस्तान, इधर बिहार और इधर नर्मदा तक, ये आर्यों के क्षेत्र हो गए। अब इसी आर्यों की भूमि में कई छोटे बड़े राज्य हैं जो कबीला के रूप में था। ऋग वैदिक काल में कई छोटे बड़े नाम हैं, जैसे तुर्वस, यदु, आपको कल नाम लिखवाए थे, याद है? याद है? 5 कबीले, प्रमुख पंचमानुष कबीले का नाम लिखा थे, याद है? याद है? नहीं याद है? ठीक है, इसको याद रखा कीजिए। आप लोग भूल जा रहे हैं, बहुत भूलने का आप लोगों को बीमारी हो गया है। चलिए अब क्या देखते हैं। अब इस समय क्या है कि इस समय का राजनीतिक क्षेत्र फैल गया। राजनीतिक क्षेत्र फैलने के साथ साथ अब ये जो छोटे छोटे कबीले थे, ये कबीले जो संपूर्ण उत्तर भारत में फैले हुए थे, ये आपस में लड़ा करते थे। और लड़ने के दौरान कभी कभी क्या होता था कि ये आपस में मिल भी जाते थे, मर्ज भी हो जाते थे, ऐसे आपस में मिल भी जाते थे और मिल करके एक शक्तिशाली राजनीतिक व्यवस्था की स्थापना कर लेते थे। जैसे आज भी देखेंगे आप तो कई पॉलिटिकल पार्टी छोटी पॉलिटिकल पार्टी को अपने में मर्ज कर लेती है या विलय कर लेती है या गठबंधन कर लेती है। अब ये चीज शुरू हुआ और क्षेत्रीय राजनीति की शुरुआत हो गई, यानी कि क्षेत्र, भौगोलिक क्षेत्र वाला पॉलिटिक्स अब शुरू हो गया। उससे पहले नहीं था, क्योंकि वो शिफ्टिंग लाइफ था। अब ये परमानेंट लाइफ है, लोहे के आविष्कार की वजह से, कृषि के आविष्कार की वजह से परमानेंट लाइफ हो गया है। परमानेंट लाइफ होने की वजह से अब क्षेत्रीय राजनीति शुरू हो गया, यानी कि एक भौगोलिक सीमा में रह करके इस पर नियंत्रण करना, उसकी संप्रभुता बनाए रखना का कॉन्सेप्ट शुरू हुआ। ऐसी स्थिति में कई छोटे छोटे प्रमुख कबीले आपस में मिलने लगे। तो हम क्या देखते हैं कि कई छोटे छोटे कबीलों का, जो प्रमुख कबीले थे 5 कबीले इस समय के ऋग वैदिक काल में, उसमें 2 था भरत और पुरु। अब ये भरत और पुरु आपस में मिल गए, इनके बीच एक समझौता हुआ या जो भी हुआ, और मिल करके इन्होंने एक नया कबीला बनाया। वैवाहिक संबंध स्थापित हुआ, रिलेशन बना, आपस में ये लोग मिल करके एक नया कबीला खड़ा कर दिए, और ये कहलाए कुरु। अब भरत और पुरु खत्म हो गया, उसके जगह पर अब एक कबीला बन गया कुरु, यानी कि कुरु एक राज्य बन गया। अब कुरु एक राज्य बन गया। पहले भरत कबीला अलग था, पुरु कबीला अलग था, त्रित्सु कबीला अलग था, यदु अलग था, तुर्वस अलग था, लेकिन अब सब धीरे धीरे आपस में मर्ज हो रहा है, अधिक से अधिक शक्ति अर्जित करने के लिए, अधिक से अधिक क्षेत्रीय भौगोलिक क्षेत्र पर नियंत्रण करने के लिए। तो भरत और, बोलो विकास कुछ बोल रहे हो? समझ में आ रहा? आगे समझ में और आ जाएगा, परेशान मत हो, पूरा क्लियर। बस 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 बस, इसके बाद से जनपद आ जाएगा। अब क्षेत्र आ गया ना, क्षेत्र के बाद से जनपद अब शुरू हो जाएगा। क्षेत्र पर नियंत्रण, तो क्षेत्र के पहचान के साथ वंश, क्षेत्र और वंश का पहचान जब हो गया तो उसका नाम जनपद हो गया। जन का मतलब होता है जनता। हाँ, अब राज्य का निर्माण शुरू हो गया, ठीक है। हाँ, तो इसी तरह से तुर्वस और क्रीवी मिलकर के पंचाल कबीला बना लिए। ये तुर्वस और क्रीवी, ये दोनों मिलकर के पंचाल कबीला बना लिए। अब इधर हो गए कुरु, इधर हो गया पंचाल। तो 4 कबीले जो प्रमुख थे वो दोनों चारों आपस में मिल गए और मिल करके 2 प्रमुख कबीला के रूप में ये कर लिए। बाद में कुरु पंचाल भी आपस में मिल गए और मिल करके इन दोनों ने अपनी राजधानी बनाई हस्तिनापुर। कुरु और पंचाल भी मिल गए, जैसे भरत और पुरु मिले, तुर्वस और क्रीवी मिले, अब
कुरु और पंचाल भी मिल गए, और कुरु और पंचाल मिलकर के अपनी राजधानी बनाया हस्तिनापुर। हस्तिनापुर कहाँ है? मेरठ के पास है, जिसको महाभारत में आप देखे होंगे, हस्तिनापुर की राजधानी हस्तिनापुर, याद है? याद है ना? और इस कबीले का नाम था कुरु कबीला। कुरु पंचाल मिलने के बाद जो कबीला बना उसका नाम था कुरु कबीला। अब कालांतर में जिस इसकी राजधानी हस्तिनापुर थी, बाद में यही बट गया दो हिस्सों में, एक कहलाया कौरव और एक कहलाया पांडव। बाद में इनमें बंटवारा हुआ, और यही कौरव और पांडव की लड़ाई है महाभारत का युद्ध। ये कबीले फिर आपस में लड़ने लगे हस्तिनापुर की सत्ता के लिए। बाद में हस्तिनापुर, जब कौरव पांडव की लड़ाई होने के बाद सबसे ज्यादा धरती पे जनसंहार इसी समय हुआ था, वर्ल्ड वॉर था ये दो कबीले की लड़ाई, दो राज्यों की लड़ाई। जो कबीले से, 5 कबीले से शुरू हुआ था राजनीति, अब इस मुकाम पे पहुंच गया था कि इस संपूर्ण भूमि पे जो जहां राज्य था, हर एक राज्य इन दो ध्रुवीय कॉन्फ्लिक्ट में शामिल हो गया, कोई कौरव की ओर से, कोई पांडव की ओर से। और ये लड़ाई कहलाया महाभारत का युद्ध, जिसकी रचना, महाभारत की रचना वेद व्यास के द्वारा की गई। इस पे हम अलग से बात करेंगे महाभारत के बारे में। ये एक अलग इशू है, ये एक अलग टॉपिक ही है। जो लिटरल सोर्स हम लोग पढ़ेंगे, इतिहास के साहित्यिक स्रोत, तो कुछ महत्वपूर्ण ग्रंथों के बारे में भी जानेंगे कि उसमें क्या उल्लेख किया गया है, कितने पाठ हैं, कितने पर्व हैं, उससे सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, यहां तक क्लियर है? बाद में हस्तिनापुर में बाढ़ आया, बाढ़ में हस्तिनापुर डूब गया। हस्तिनापुर डूबने के बाद हस्तिनापुर की राजधानी, हस्तिनापुर से राजधानी शिफ्ट हो गई और इलाहाबाद के पास कौशाम्बी नई राजधानी बनी। किसका? कुरुओं का। पांडव कहां चले गए? तो पांडव चले गए कांपिल्य। ये सब हिस्ट्री के मैप में क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे कि कौशाम्बी के बारे में बताइए, पॉइंट करके, कहां पे है कौशाम्बी, कहां पे है कांपिल्य, क्यों इतिहास में जाना जाता है। तो पांडवों की राजधानी हो गई कांपिल्य और कौरवों की राजधानी अब हो गई कुरुओं की इलाहाबाद की कौशाम्बी। ये पॉलिटिकल चेंज यहां पे हुआ, लेकिन ऐसा नहीं था कि सिर्फ और सिर्फ यही प्रमुख थे, और भी कई राजवंश थे। कौन कौन सा था? जो इस समय के उत्तर वैदिक काल के कौरव और पांडवों के अलावा भी कई महत्वपूर्ण राज थे। उसमें महत्वपूर्ण दूसरा राज्य था अयोध्या, कौशल, जहां के राम हुए। कहां पे है अयोध्या? इलाहाबाद में है। ठीक है। दूसरा जो प्रमुख राज था, वो राज था विदेह राज्य, जहां के राजा थे राजा जनक, जहां पर राम का विवाह हुआ था। जनकपुर, जिनकी राजधानी जनकपुर थी, नेपाल। दूसरा राज था, उत्तर वैदिक काल था। तीसरा राज्य था, तीसरा जो क्षेत्र था पॉलिटिकल, वो था अंग और मगध। अंग के अंतर्गत मुंगेर और भागलपुर का क्षेत्र शामिल है, बिहार का। और मगध, गया, राजगीर, पाटलिपुत्र का क्षेत्र। ये 3 क्षेत्र मगध कहलाता था, और इधर अंग जनपद था। तो उस समय के कुछ प्रमुख राजनीतिक या राज्यों के बारे में अगर चर्चा करना है तो इन 4-5 को अपने दिमाग में रखना। कुरु, कौरव, पांडव, विदेह, मगध, अंग और ये 4, और अयोध्या का, अयोध्या, कौशल। ये 5 का प्रमुख नाम याद रखना। अब इन्हीं 5 से टूट टूट करके कई छोटे छोटे जनपद बनने लगेंगे, जो बन जाएगा 16 महाजनपद। इसके बाद आगे आएगा। तो इस तरह की राजनीतिक एक्टिविटी होती थी, होना शुरू हो गई।
एक दूसरे के राज्यों पर। याद रखो, उत्तर वैदिक काल में भी आर्यों को मगध के बारे में और अंग जनपद के बारे में, अंग राज्य के बारे में पता नहीं था, क्योंकि ये गंडक नदी को पार करके पूरब गए ही नहीं थे। ये सदानीरा नदी तक ही रुक गए थे। हुआ क्या था, विदेथ माधव जब आर्यीकरण शुरू किए, आर्यों का प्रसार पूरब की ओर लेकर के जाने लगे किए, तो उन्होंने क्या किया था कि उन्होंने वन में अग्नि लगा दिया, आग लगा दी, और उन्होंने ये सोचा, संकल्प लिया कि जहां जहां तक आग जाएगा, जितना दूर तक जाएगा, वो सब भूमि पवित्र हो जाएगी और वो सब आर्य उन सब क्षेत्रों में रहेंगे। तो जब विदेथ माधव ने अग्नि लगा करके पूरब की ओर प्रसार शुरू किया, तो अग्नि आकर के सदानीरा नदी तक रुक गई, तो यानी गंडक नदी तक का क्षेत्र आर्यों के लिए पवित्र था, उसके बाद का क्षेत्र उनके लिए अपवित्र था। इसीलिए उन्होंने न तो मगध गए न तो अंग जनपद, अंग की ओर गए। यहां तक, यानी कि अब अगर आर्यों की राजनीति की बात की जाए, राजनीतिक क्षेत्र की बात की जाए, तो नर्मदा नदी से लेकर के सदानीरा, हिमालय से लेकर के अफगानिस्तान, ये क्षेत्र आर्यों का राजनीतिक रणभूमि या प्लेग्राउंड बन करके रह गया। अब और क्या बदलाव आया, अब यहां पे ये तो हो गया राजनीतिक प्रसार, कैसे हुआ विस्तार। अब राजनीति में और क्या क्या परिवर्तन आया, ये भी देखना है। यहां तक समझ में आ गया। अब राजनीति में कुछ आमूलचूल परिवर्तन भी आने लगे, जैसे राजा। सबसे पहले राजा को ही देखते हैं। ऋग्वैदिक काल में राजा कौन बनता था, राजा बनाए जाते थे, ना कि कोई बनता था। जनता समिति उनको चुन करके बनाती थी, वह समिति ही बनाती थी ना, कि विदत बनाती थी, कि सभा बनाती थी। राजा का निर्वाचन कौन करता था, इलेक्टोरल कमिटी कौन सा था, इलेक्टोरल ऑर्गेनाइजेशन कौन सा था, समिति, सभा या विदत, समिति। तो यहां पे पहले ऋग्वैदिक काल में समिति के द्वारा राजा का चयन किया जाता था, यानी कि जनतांत्रिक पद्धति था। जो आज हम लोग लोकतांत्रिक पद्धति, जनतांत्रिक पद्धति अपनाते हैं, ऋग्वैदिक काल में यही था, चयन किया जाता था। अब अगर दुनिया कहे कि लोकतंत्र और जनतंत्र अमेरिकी क्रांति से निकल करके आया, फ्रेंच रिवॉल्यूशन से निकल करके आया है, तो आप उसको जवाब मत दीजिएगा, स्माइल करके साइड हट जाइएगा, क्योंकि उसको पता ही नहीं है। और उत्तर वैदिक काल में भी ये परंपरा आगे रहा है। अब लेकिन थोड़ा सा बदलाव हुआ, ये सभी जगह नहीं। जो राजा थोड़ा सा शक्तिशाली होने लगा, अब वो क्या करने लगा कि राजा का पद वंशानुगत करने लगा, हेरिडेटरी हो गया, यानी कि अब राजा का बेटा ही राजा बनेगा, वंशानुगत हो गया। कब, उत्तर वैदिक काल में। और ये बात कहां से पता चलता है, तो इसका उल्लेख ऋग्वेद में भी मिलता है, साथ में ऐतरेय ब्राह्मण में भी मिलता है। ऐतरेय ब्राह्मण ये बुक है, एक टाइप का बुक होता है। ब्राह्मण एक ग्रंथ है। ब्राह्मण सिर्फ एक जाति का नाम नहीं है, ब्राह्मण एक सोच है। ब्राह्मण कोई जाति नहीं होता, ब्राह्मण एक सोच होता है। हर कोई ब्राह्मण बन सकता है, बशर्ते सोच होना चाहिए। तो ये ब्राह्मण एक ग्रंथ है। यहाँ पे ब्राह्मण ग्रंथ का काम क्या है, मोटा मोटी समझ लो। ब्रह्म का अर्थ होता है यज्ञ, और अणा का मतलब होता है व्याख्या करना, यानी कि यज्ञ के बारे में जो व्याख्या करता है, जो ग्रंथ या टेक्स्ट, उसी को ब्राह्मण ग्रंथ कहा जाता है। आपके यहाँ सैकड़ों यज्ञ संपादित निष्पादित होते थे, उसका साइंटिफिक रीजन है, ऐसे ही नहीं किया जाता था कि धुआं फैलाना है, उसका कारण है, और आज भी प्रूफ्ड है वो। आज भी आप यज्ञ हर दिन लेबोरेटरी में यज्ञ करते हो, तबे कुछ नए चीज क्रिएट कर पाते हो। यज्ञ नहीं करोगे तो क्रिएट नहीं होगा। वो प्रयोगशाला था उस समय का यज्ञ, आज भी प्रयोगशाला है। आजमाना है तो आजमा करके देख लीजिए आप। आज हम लोग मच्छर वाला अगरबत्ती जलाते हैं, क्या करते हैं, यज्ञ तो करते हैं, सामग्री को जलाते हैं, जला करके वो धुआं निकलता है, मच्छर भग जाता है। फॉगिंग करते हैं, वो क्या करते हैं, यज्ञ ना है। सब फॉर्म चेंज हो गया है, स्टाइल चेंज हो गया है, सब वही। तो ब्राह्मण ग्रंथ दरअसल यज्ञों की व्याख्या करने वाले ग्रंथ को कहा जाता था। और ये दरअसल ऋग्वेद में, वेदों में जिस तरह का जितने प्रकार का यज्ञ दिए गए हैं, वो सबके समझ से बाहर था।
कैसे निष्पादित करना है, कौन से मंत्रोच्चारण करना है, कौन सा उसका ज्योमेट्रिक पैरामीटर होगा, कितना का कुंड बनेगा, कितने उसमें सामग्री लगेंगे, कितने लोग पार्टिसिपेट करेंगे, वगैरह वगैरह सब कुछ। और यज्ञ सिर्फ पवित्र कार्यों के लिए नहीं किया जाता था बल्कि इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए यज्ञ का संपादन भी किया जाता था। यज्ञ के संपादन के दौरान लाखों की संख्या में लोग दान देते थे। गाय का दान, जेवरात का दान, वस्त्र का दान, खाद्य सामग्री का दान, श्रृंगार पटार का, ये सब दान दिया जाता था। तो दान दिया जा रहा था, इसका मतलब खरीद बिक्री होता होगा, और जो दान लेगा वो तो पूरा खाएगा नहीं, फिर दूसरे को देगा। तो इस तरह से इकोनॉमी जनरेट होता था यज्ञ निष्पादित करा करके। इसीलिए हमारे यहाँ आज भी देखिएगा, कहीं भी यज्ञ आयोजन किया जाएगा तो लोग लाखों की संख्या में भीड़ लगता है, खरीद बिक्री होता है, लोग दूर दराज से आते हैं, कई तरह के खर्चे होंगे, यानी मनी का रोटेशन शुरू हो जाता है। और मनी का रोटेशन होने लगा, देन इकोनॉमी बम बम है। तो इकोनॉमी को बम बम करने के लिए यज्ञ निष्पादन जरूरी है। लेकिन यहाँ पे ब्राह्मण के ग्रंथ है, कई तरह के ब्राह्मण ग्रंथ है, ये शतपथ ब्राह्मण, ऐतरेय ब्राह्मण, कौशिकी ब्राह्मण, इस तरह से कई तरह के ब्राह्मण ग्रंथ है। और उसमें सब में एक विशेष प्रकार के यज्ञों की व्याख्या की गई है कि उसको कैसे निष्पादित करना और किस उद्देश्य से करना है। तो यहाँ पे उत्तर वैदिक काल में आते आते राजा वंशानुगत हो गया, और इसकी चर्चा हमें ऋग्वेद से मिलती है। ऋग्वेद में कहा गया, लेकिन ऋग्वेद के प्रथम मंडल में इस बात की चर्चा की गई है। लेकिन समस्या यह है कि ऋग्वेद का जो प्रथम अध्याय, प्रथम मंडल है, वो बाद में लिखा गया उत्तर वैदिक काल में। अर्थात तात्पर्य यह है कि ऋग वैदिक काल तक राजतंत्रीय व्यवस्था में राजा का पद वंशानुगत नहीं था, उत्तर वैदिक काल में हुआ है। नहीं, पहला मंडल और 10वां मंडल नहीं, उसमें 6 मंडल, 5 मंडल बाद में लिखे गए, 5 मंडल लिखे गए। आप जब आप पढ़े नहीं है, 5 मंडल लिखे गए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोल रहे थे, हाँ, ऋग वैदिक काल में यहाँ पे इसकी जानकारी मिलती है। और ये जो विदेथ माधव वाला कथा है कि अग्नि को लेकर के गए थे, इससे पहले जो थोड़ा सा बताए थे हम, शतपथ ब्राह्मण के बारे में जिक्र किए थे कि शतपथ ब्राह्मण में इसका उल्लेख किया गया है। अगर नहीं किए हैं तो याद रखिएगा। जो हमने विदेथ माधव की बात की थी कि अग्नि को लेकर के पूरब की ओर चले थे और सटानीरा नदी पे आकर के रुक गए थे, वो दरअसल शतपथ ब्राह्मण में उसका उल्लेख है। उसका उल्लेख शतपथ ब्राह्मण में, याद रखना। ये सब क्वेश्चन है आपके लिए। शतपथ ब्राह्मण में इस कहानी की चर्चा की गई है। तो राजा का पद अब यहां पे वंशानुगत हो गया। राजा के बाद उसके अगला पीढ़ी ही राजा बनता था, हर कोई राजा अब नहीं बन सकता था। उत्तर वैदिक काल में ये प्रक्रिया या ये शुरू हो गया। दूसरी बात, अब यहां पे पहली बार ऋग्वेद में भी उल्लेख मिलता है राजा में दैवीय उत्पत्ति की सिद्धांत, डिवाइन थ्योरी जिसको कहा जाता है, दैवीय उत्पत्ति के सिद्धांत लागू कर दी गई, जिसको कालांतर में मनुस्मृति में भी शामिल किया गया, कालांतर में कौटिल्य के अर्थशास्त्र में कहा गया, कालांतर में बलबन ने भी अपनाया, कालांतर में अलाउद्दीन खिलजी ने भी अपनाया। यानी जितने भी प्रतापी लोग हुए, राजा की पद की महिमा मंडन करने के लिए, उसके आभा मंडल को बनाए रखने के लिए, उसकी प्रतिष्ठा को उच्च करने के लिए डिवाइन थ्योरी शुरू हुआ। और दुनिया के हर एक राजतंत्र में राजा को ईश्वर का प्रतिनिधि या उसका छाया के रूप में स्वीकार कर लिया गया। और ये कॉन्सेप्ट उत्तर वैदिक काल से शुरू हो जाता है। और इसका उल्लेख भी, यानी कि दैवीय सिद्धांत, दैवीय उत्पत्ति सिद्धांत, जिसको कहा जाता है डिवाइन थ्योरी। डिवाइन थ्योरी उत्तर वैदिक काल में राजा के साथ जुड़ जाता है। पहले नहीं था। पहले राजा देव, ईश्वर का प्रतिनिधि या ईश्वर का छाया, फर्रे इजिदी नहीं था। बलबन अपने आप को ईश्वर का छाया कहता था, फर्रे इजिदी। वो रक्त संबंध की बात करता था, प्योर रक्त की बात करता था। भले ही वो गुलाम था, लेकिन बाद में अपने आप को राजा बन गया था। तो और लोगों से बेहतर दिखाने के लिए, श्रेष्ठ दिखाने के लिए, अलग दिखाने के लिए फर्रे इजिदी की डिक्लेयर की कि राजा जो कह दिया तो समझ लो कि अल्लाह का फरमान है वो, उसमें कोई इफ बट आइदर वाइदर का कोई गुंजाइश नहीं है। और ये कॉन्सेप्ट की शुरुआत यहां से शुरू हो जाती है ऋग्वेद से, और इसका उल्लेख प्रथम मंडल में है ऋग्वेद का। तो वंशानुगत हुआ। दूसरा, राजा की दैवीय उत्पत्ति के कॉन्सेप्ट शुरू हो गया कि राजा है वो ईश्वर का प्रतिनिधि है।
एक और बात, कल तक जो राजा, अब हम उत्तर वैदिक काल की बात कर रहे हैं कि क्या क्या राजनीति में चेंज हुआ है, आपसे सवाल पूछा जा सकता है। आप लोग ऑप्शनल हिस्ट्री वाले हैं तो जरूर पूछा जा सकता है, इसलिए आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। उत्तर वैदिक काल में आते आते राजा सिर्फ वंशानुगत और दैवीय उत्पत्ति के लिए नहीं हो गया, अब राजा बनाना भी अनिवार्य हो गया और राजा बनना भी अनिवार्य हो गया। पहले राजा सिर्फ एक सिंबॉलिक होता था, जब अवसर पड़ता था तब राजा का काम होता था, नहीं तो वो सामान्य जन की तरह होता था। लेकिन अब राजा आवश्यक हो गया, अनिवार्य हो गया। और इसकी चर्चा ऐसे ही नहीं कर रहे हैं, बल्कि ऐतरेय ब्राह्मण में इस बात की चर्चा की गई है। ऐतरेय ब्राह्मण में कहा गया है कि देवता और असुरों के बीच में जब युद्ध होता था, ऐतरेय ब्राह्मण का उल्लेख कर रहे हैं, रेफरेंस है ऐतरेय ब्राह्मण। ये ब्राह्मण ग्रंथ क्या है आपको पता चल गया है, ऐतरेय ब्राह्मण। ऐतरेय ब्राह्मण में ये उल्लेख है कि देव और असुर के बीच में अक्सर युद्ध हुआ करता था। इसमें असुर हमेशा विजय हासिल कर लेते थे, जीत जाते थे। ये बात क्यों कर रहे हैं हम इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि हम देखेंगे कि राजा अब कितना महत्वपूर्ण हो गया था, राजा को कैसे प्रतिष्ठित किया जा रहा है, राजा को क्यों इतना समाज में महत्व दिया जा रहा है। तो ऐतरेय ब्राह्मण में एक कहानी मिलता है कि देवता और असुरों के बीच में जब युद्ध होता था तो अक्सर देव हार जाते थे असुरों से। क्यों? क्योंकि उनका कोई राजा नहीं था, नेतृत्व नहीं था। नेतृत्व नहीं होने की वजह से कोई लक्ष्य एक नहीं बना पाता था, समन्वय नहीं हो पाता था, संगठन। हाँ एजाज बोलो। बोलो एजाज। अच्छा ठीक है, एक मिनट रुक जाओ। देवता और असुर अलग नहीं है, देवता और असुर दोनों ब्रह्मा का ही संतान है, जो क्रिएटर है उसी का संतान है। लेकिन देवता सत्य चित्त वाला आत्मा है और असुर तामसिक चित्र वाला आत्मा है। यानी कि जिस देवता और असुर दोनों भाई ही हैं, एक ही खून से, एक ही से सृजन किया गया है। लेकिन एक में बुरी प्रवृत्ति हावी है, तामसिक गुण हावी है, और एक में सात्विक गुण हावी है। तो जिसमें सात्विक गुण डोमिनेट कर रहा है वो देवता है, और जिसमें तामसिक गुण डोमिनेट कर रहा है वो दानव है। जैसे आप ही के परिवार में 3 भाई है, एक भाई एकदम सिंपल सरल है, एक भाई थोड़ा सा मीडियम है, और एक भाई एकदम कॉम्प्लिकेटेड है। अब इन दोनों भाई में लड़ाई होगा तो कौन जीतेगा? कोई ठिकाना नहीं है कौन जीतेगा। हो सकता जो दानव है वही जीत जाए, क्योंकि उसको प्रैक्टिस है लड़ने का, तो ये बार बार जीत जाते थे। दूसरी बात, ये असुर जो कम्युनिटी था, अगर इसके साथ छल नहीं किया जाता है, ईश्वर अगर इसके साथ छल नहीं करते तो ईश्वर को हमेशा अपने कब्जे में रखते थे लोग। इनमें इतना बल होता था। कैसे बल होता था? ऐसा नहीं है कि इनको अलग से ईश्वर ने बल दे दिया था, ये अपनी तपस्या से, कर्मठता से, त्याग से, बलिदान से, इन्हीं से इनकी बल मांग लेते थे। जैसे गुड़ गुड़े रह गया और चीनी मार्केट में छा गया, असुर ऐसे ही करते थे, तपस्या करते थे, सेक्रीफाई करते थे। सेक्रीफाई करके उन्हीं से वरदान और आशीर्वाद ले लेते थे, उनके पावर अपने में ट्रांसफर कर लेते थे और फिर इनको हरा देते थे। कई ऐसे उदाहरण हैं। रावण से बड़ा इस धरती पे प्रतापी कौन हुआ? कोई नहीं हुआ। जिसके पास 9 ग्रह उसके सिंहासन के चारों ओर कैद रहते थे, जिसके बुद्धि, जिसकी विद्वता, जिसकी तपस्या, जिसकी जाति, हर एक मामले में जिसकी संपत्ति, राम कहीं भी नहीं टिकते थे। लेकिन एक चीज का कमी था, वो था चरित्र, जो उसके व्यक्तित्व को कमजोर कर देता था। और उसी चरित्र बल के वजह से वो पराजित हुआ, और स्वयं जानबूझ करके पराजित हुआ। क्योंकि अगर राम के हाथों, विष्णु के हाथों नहीं मरता तो किसी दूसरे के हाथों मरता तो उसका वो भी अपमान था। तो विष्णु को राम अवतार के रूप में आना पड़ा उसी के वध करने के लिए, नहीं तो शंकर भी कांपते थे राम से। इतनी भक्ति थी उसमें, इतनी शक्ति थी, और शक्ति वो अर्जित करता था अपने त्याग से, अपने परिश्रम से, अपनी तपस्या से। वो हासिल किया था, न कि उपहार में मिला था। और जो चीज हासिल किया जाता है वो लंबे समय के लिए होता है, शॉर्ट टर्म के लिए नहीं होता। ठीक है, तो इसमें ऐतरेय ब्राह्मण में एक कहानी का बताया गया कि क्यों राजा का चयन जरूरी है, क्यों राजा अब जरूरी है।
तो ये कहानी बताया गया कि देवता और असुरों के बीच जब युद्ध होता था तो अक्सर देवता हार जाते थे। तब इन्होंने फैसला लिया कि हमें एक राजा नियुक्त करना चाहिए और राजा का पद सृजन हुआ इंद्र। इंद्र कोई देवता नहीं है, इंद्र एक पद है, पोस्ट है। अभी तक आप लोग इंद्र देवता समझते होंगे, लेकिन इंद्र कोई देवता नहीं है, इंद्र एक पोस्ट है, पद है। ये राजा के पद को इंद्र कहा जाता है। देवताओं के जो राजा होते हैं उन्हीं को इंद्र कहा जाता है, और ये इंद्र हमेशा चेंज होते रहते हैं। कोई एक व्यक्ति इंद्र नहीं है। अभी तक से आप लोग कहीं भी सुने होंगे टीवी डिबेट और फलना जगह ये जगह, वो गलत है। एक पद है, ये पोस्ट है। जैसे हमारे यहाँ किंग को राजा कहा जाता है, तो अरब कंट्री में सुल्तान और बादशाह कहा जाता है, यूरोप में किंग कहा जाता है। तो उसी तरह से देवलोक में राजा को इंद्र कहा जाता है। कोई देवता नहीं है, कोई भी इंद्र बन सकता है। जब जरूरत पड़ेगा देवताओं को तो इंद्र तैयार कर देते थे। समझ में आया? अक्सर कहा जाता है कि इंद्र का पद खतरे में पड़ गया, इंद्र की सत्ता सिंहासन खतरे में पड़ गई। इसका मतलब यह है कि राजा की सत्ता सिंहासन में पड़ गई, न कि कोई किसी व्यक्ति की सत्ता। तो यहां से दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत शुरू हुआ। लेकिन यानी कि हेरिडेटरी हो गया, राजा का पद वंशानुगत हो गया, दैवीय उत्पत्ति हो गया। लेकिन इसके साथ साथ जनतांत्रिक व्यवस्था भी प्रचलन में था, विशेष करके पूरब में। ये जो अंग, मगध, विदेश, इन सब क्षेत्रों में आज भी जनतांत्रिक सिस्टम था। कहने का तात्पर्य यह है कि उत्तर वैदिक काल में जहां आर्यों ने वंशानुगत राजतंत्र शुरू कर दी, तो वहीं पर बिहार में, नेपाल में प्रजातांत्रिक शासन था, प्रजातांत्रिक गणराज्य था। अब अगर कोई कहे कि गणराज्य का कॉन्सेप्ट अमेरिका और फ्रांस से आया है तो भ्रम में मत रहिएगा, ये बिहार का देन है। ये बिहार में था, यहां पे चलता था। यहां पे 8 ऐसे गणराज्य थे, मिथिला, अंग, मगध, ये सब में गणराज्य सिस्टम चलता था। यानी कि राजा का चयन किया जाता था, इलेक्ट होते थे राजा। जैसे ऋग वैदिक काल में इधर होता था समिति के द्वारा, उसी तरह से यहां भी होते थे। क्लियर है? एजाज कुछ पूछना चाहते हो? अशोक के समय के आते आते वंशानुगत हो गया था, पहले था। कोई भी सिस्टम शुरू में सरल होता है, बाद में कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। मोबाइल आज से पहले, जब मोबाइल की शुरुआत हुई थी तो कैसे हुई थी? इतनी बड़ी मोबाइल थी, उसमें टावर खींचना पड़ता था। आज मोबाइल क्या हो गया है? इतना छोटा भी है। अब ये भी एडवांस टेक्नोलॉजी आने वाला है कि एक छोटा सा चिप, नैनो टेक्नोलॉजी काम कर रहा है उस पर। एक छोटा सा चिप, आप समझ सकते हैं कि माइक्रो लेवल का चिप आपके बॉडी में इंजेक्ट कर दिया जाएगा और चलता फिरता मोबाइल आप हो जाएंगे। आपको अपना डिजिट सिर्फ याद रखना है, नंबर, उसी पे फोन आएगा, आपका बॉडी में एक वाइब्रेशन शुरू हो जाएगा। फोन आएगा तो आप उसको आप मैसेज देंगे। जैसे आज हम लोग आर्टिफिशियल लर्निंग की बात करते हैं, मशीन लर्निंग की बात करते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करते हैं। वो क्या है? कुछ ऐसे टेक्नोलॉजी हैं कि अगर अभी जो आ रहा है, लेबोरेटरी लेवल पे काम हो गया है, उसको मार्केट में अभी जानबूझ करके नहीं लाया गया। नहीं तो ला दिया जाएगा तो अचानक सारे के सारे टेक्नोलॉजी फ्लॉप हो जाएगा। इसीलिए रोक करके रखा गया है, कि बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट, लार्ज स्केल इन्वेस्टमेंट हुआ पड़ा है मार्केट में, और अचानक नए टेक्नोलॉजी आ जाएगा, देन वो सारा सिस्टम कोलैप्स हो जाएगा और अफरा तफरी मच जाएगा। नहीं तो ऐसे ऐसे टेक्नोलॉजी आ गए हैं। सोचो कितना सिंपल टेक्नोलॉजी था और आज कहाँ पे टेक्नोलॉजी हो गया। इसी तरह से कोई भी सिस्टम होता है, शुरू में सरल होता है, सिंपल होता है, बाद में धीरे धीरे जटिल होते चले जाता है, कॉम्प्लिकेटेड होते चले जाता है। ठीक है? तो यहाँ पे आते आते राजा की स्थिति इस तरह से हो गई, यानी कि वंशानुगत भी, और इधर प्रजातांत्रिक व्यवस्था या गणराज्य व्यवस्था भी शुरू हो गया। अब और बातें देखते हैं। राजा के पद को और प्रतिष्ठित करने के लिए, महिमा मंडन के लिए कई तरह के अभिषेक कराए जाने लगे। अब कोई राजा बना, राजा बनाया गया या उस वंश का राजा बना, तो राजा बनते ही उसको यज्ञ कराना पड़ता था। पुरोहित महोदय यज्ञ कराते थे। ये दरअसल यज्ञ के माध्यम से जनता से इंट्रोडक्शन कराते थे। ये जो मास है, यहाँ पे जनता जो है, ये सारी जनता, इनसे राजा को परिचय कराया जाता था इसी यज्ञ के माध्यम से। इसी यज्ञ के माध्यम से प्रजा और राजा
आपस में एक दूसरे को जान लेते थे कि ये राजा कैसा है, कौन है राजा, कैसा दिखता है, कैसा आचरण, सारा का सब। इसमें कई राज, जो सबसे पहला यज्ञ होता है उसको कहा जाता है राजसूय यज्ञ। ये राज्याभिषेक का यज्ञ था। जब भी कोई नया राजा बनता उसको ये पुरोहित महोदय राजसूय यज्ञ कराते। उसके बाद कराया जाता इंद्राभिषेक। इंद्राभिषेक यज्ञ कराया जाता है। इसके बाद पुनराभिषेक कराया जाता है अगले वर्ष, मतलब हर एक वर्ष। इंद्राभिषेक विशेष अवसर पर होता था, राजसूय पहली बार होता था, और पुनराभिषेक हर एक वर्ष होता था। इसके अलावा भी कई तरह के यज्ञ संपादित निष्पादित किए जाते थे। क्यों किए जाते थे? इसके पीछे 3 कारण था। पहला इकोनॉमिक क्या कह सकते हैं, आर्थिक, नहीं, इकोनॉमिक प्रसार के लिए, या इकोनॉमिक को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए, आर्थिक गतिविधि को तेज करने के लिए, इंसिस्ट करने के लिए। इकोनॉमिक एक तरह से कैटलिस्ट की तरह था। तो इकोनॉमिक को इंसिस्ट करने के लिए यज्ञ कराया जाता था। अब ये राजा यज्ञ करा करके प्रजा से अपने आप को रूबरू करता था। जैसे आज भी होता है, शपथ लिया जाता है। आजकल एक रिवाज चल गया है कि पब्लिक ग्राउंड में या बहुत बड़े मैदान में प्राइम मिनिस्टर, मुख्यमंत्री या मंत्री शपथ लेते हैं। इससे क्या होता है, जनता इनको देख लेती है, जान लेती है, समझ लेती है। लेकिन उस समय यज्ञ के माध्यम से किया जाता था, और यज्ञ के पीछे और भी धार्मिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, राजनीतिक कारण होते थे। उधर अभी हमको नहीं जाना है, ना तो जानने की जरूरत है। इसके अलावा अब राजा सिर्फ सिंपल राजा नहीं रह गया था, अब राजा प्रतिष्ठित व्यक्ति बन गया था। अब राजा की भी कैटेगरी हो गई थी, और एक विशेष प्रकार के यज्ञ का निष्पादन करते थे। अब राजा का भी अलग अलग नाम हो गया था, अलग अलग नामों से जाना जाता था। जैसे राज्य का भी नाम बदल गया। जैसे पूरब को कहा जाता है प्राची। यहां के राज्य कहलाता था साम्राज्य। यहां के राज्य कहलाते थे साम्राज्य। पूरब के, पूर्वी भारत के जो भी राज्य हुए उनको कहा जाता था साम्राज्य, और इनके राजा को या प्रमुख को कहा जाता था सम्राट। इसीलिए हम कहते हैं अशोक सम्राट, चंद्रगुप्त सम्राट, इसीलिए कहते हैं, बोलो। प्राची, नॉट प्राची, प्राची नॉट प्राचीन, प्राची, सिर्फ प्राची, ठीक है। पश्चिम में राज्य जो होता था उसको कहा जाता था स्वराज, और इसके प्रमुख कहलाते थे स्वराट। अब सम्राट और स्वराट समझ लीजिए। सम्राट पूरब के राजा को कहा जाता था, स्वराट पश्चिम के राजा को कहा जाता था। पश्चिम को प्रतीच्य कहा जाता है, संस्कृत टर्म है ये, एजाज, कंफ्यूज मत होना। ये प्राची मतलब पूरब, प्रतीच्य मतलब पश्चिम। आप एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, देन यही सब शब्द आपको लिखना है, न कि दूसरा शब्द का प्रयोग कीजिएगा। जिस कालखंड का इतिहास लिख रहे हैं आपको उसी। उत्तर के राज्य को कहा जाता था वैराज्य। उत्तर में कोई स्टेट है तो उसको कहा जाता था वैराज्य। और इसके प्रमुख को कहा जाता था, या राजा को कहा जाता था विराट। और दक्षिण के राज्य को कहा जाता था भोज्य। दक्षिण के राज्य को कहा जाता था भोज्य, और इसके प्रमुख को कहा जाता था भोज। अब ये सम्राट, इधर स्वराट, इधर विराट, और इधर भोज्य। मध्य के क्षेत्र को, जो बीच में होता था, उसको कहा जाता था राज्य, और इसका प्रमुख होता था राजा। ये जो एरिया है राज्य कहलाता था, और इसके प्रमुख को कहा जाता था राजा। अब ये क्लासिफिकेशन हमने क्यों किया? इस क्लासिफिकेशन का मतलब यह है कि इस समय तक आते आते ये अलग अलग तरह के राजा हो गए। अब सम्राट सबसे बड़ा, उससे भी बड़ा, सम्राट से भी बड़ा है एकराट।
जो संपूर्ण पृथ्वी का राजा है। एकराट, हमारे यहां अभी कोई एकराट नहीं हुआ था। एकराट की भी कल्पना की गई। एकराट, उसके नीचे सम्राट, फिर स्वराज, स्वराट, फिर विराट और उसके बाद भोज। ये 4 तरह के अब राजा भी हो गए। यानी राजा की औकात, उनकी क्षमता, उनके भौगोलिक क्षेत्र, उनकी प्रतिष्ठा, उनकी आभा मंडल के आधार पर उनकी नामकरण या उनकी पद की पहचान हो गई। अब राजनीति देखो कितना जटिल होने लगा। पहले क्या था, कबीला का मुखिया जो चुन करके जाता था। अब इनके साथ ऐसा हो गया, अब क्षेत्र की पहचान होने लगी। अब मान लो कोई बंदा पूरब से पश्चिम आया, तो यहाँ के आदमी पूछेगा आप कहाँ से आए हैं, तो वो कहेगा कि हम प्राची के साम्राज्य से आए हैं और हमारे सम्राट का नाम ये है। पश्चिम का कोई व्यक्ति पूरब जाता है तो क्या कहेगा, कहेगा हम स्वराज से आए हैं, स्वराज्य से आए हैं और हमारे राजा फलना स्वराट हैं। इससे अब प्रतिष्ठा का पता चलने लगा। इसके अलावा राजा की अब कई उपाधियां मिलने लगी। अब सिर्फ राजा राजा नहीं कहलाता था, गोप नहीं कहलाता था। अब राजा के साथ उसकी उपाधियां भी जुड़ गई। ये सब बातें हम लोग कल करेंगे। इतना अगर आप लोग समझ गए होंगे तो